नमस्कार। इतिहास चर्चा के नए अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पेन के शासक फिलिप द्वितीय की। इसके बारे में मैं पिछले एपिसोड में चर्चा कर चुका हूँ। चार्ल्स पंचम के ज़माने में स्पेन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा और उसके 36 साल के शासन में, जो मैं वहां से काउंट कर रहा हूँ जहां से वो पवित्र रोमन सम्राट बना 1520 से, और थोड़ा पहले से ले लें हम लोग तो लगभग 40-45 साल का जो उसका शासन है, उसमें स्पेन अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच रहा है। लेकिन स्पेन का साम्राज्य इतना बड़ा है और दुनिया की पहली औपनिवेशिक शक्ति वो था कि चार्ल्स अपनी तमाम प्रतिभा, निष्ठा, क्षमता के बावजूद दुनिया का अकेला बादशाह है जिसने 56 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने का फैसला किया और 1556 में उसने अवकाश ग्रहण कर लिया। उसके बाद 2 वर्षों तक वो एक ईसाई, समर्पित ईसाई का जीवन जीते हुए जिंदा रहा। 1558 में उसकी मृत्यु। 1556 में जब वो उसने रिटायरमेंट लिया या अपना पद छोड़ा, तो उसने अपने साम्राज्य को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। चूंकि ये सच था कि उसका साम्राज्य दैत्याकार था और उसकी परेशानियों की एक बड़ी वजह यह दैत्याकार साम्राज्य था। तो उसने 1530 में ही ये निर्णय लिया था कि वो अपने साम्राज्य का विभाजन कर देगा, और उसका आधार उसने ये बनाया कि जो कुछ उसे अपने दादा की तरफ से मिला था वो उसने अपने भाई फर्डिनेंड को दिया, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी वाला साम्राज्य, पवित्र रोमन साम्राज्य, बोहेमिया का क्षेत्र, ये सब वैवाहिक रिश्तों से उसको मिल गया था। तो ये हिस्सा उसने अपने भाई फर्डिनेंड को दिया और अपने बेटे फिलिप द्वितीय को उसने स्पेन, नीदरलैंड, मिलान, नेपल्स, सिसिली तथा दक्षिण अमेरिका, वेस्ट इंडीज और फिलीपींस के स्पेनी उपनिवेश, ये सब कुछ दिया। तो जो बटा हुआ साम्राज्य प्राप्त हुआ फिलिप को, वह भी बहुत बड़ा था। और फिलिप एक बहुत ही योग्यता का योग्य संतान था इस अर्थ में, तो बहुत मेहनत करता था, बड़ी लगन से वो अपने काम करता था। तो सबसे पहले उसने आंतरिक क्षेत्र पर ध्यान दिया और तमाम विविधताओं वाले जो राज्य है उसका, उसमें एक तरह से उसने कह लीजिए कि एक तरह की व्यवस्था लागू करने की कोशिश की। उसने अपने राज्य की विविधता को नजरअंदाज करते हुए निरंकुशता और एक रूपता के सहारे सब कुछ व्यवस्थित करने की कोशिश की। कास्तिल और अरागान की जो प्रतिनिधि संस्था थी, जिसे कोर्टेस कहते थे, उसको उसने अपनी कठपुतली बना डाला और उसको एक तरह की सजावटी चीज बना दिया। पुराने करों के बारे में उसकी स्वीकृति लेने की भी आवश्यकता उसने नहीं समझी और नए कर लगाते समय बस उस कोर्टेस के सदस्यों से मोहर लगवा लेता था। कानून बनाने और सारा प्रशासनिक कार्य वह स्वयं कर लेता था। सामंतों को उसने शानो शौकत और सजावट के लिए छोड़ दिया था। सजावटी चीज जो शाम को पार्टियों में, विदेशी मेहमानों की पार्टियों में सज धज के अच्छे कपड़े पहनकर अपने परिवार समेत आए। सारा नए मध्य वर्ग को उसने अपना सहयोगी बनाया, लेकिन उत्तरदायित्व के कार्य जो कुछ भी थोड़े बहुत वो सौंपता था, ज्यादातर कार्य वो स्वयं करता, तो वो इसी मध्य वर्ग को उसने सौंपा। सरकारी काम लिखित और व्यवस्थित ढंग से होने लगा और हर काम फाइलों के थ्रू होता था, जो आधुनिक ब्यूरोक्रेसी, लाल फीताशाही जिसको कहते हैं। तो परिणाम ये हुआ कि हर चीज इतनी डिले होती थी, इतनी धीमी धीमी गति से होती थी, इतना विलंब होता था चीजों को, निर्णयों को लागू होने में, कि लोग मजाक में कहते थे कि अगर मौत का परवाना स्पेन से आना है तो मैं अमर हूं। सबसे बड़ी कठिनाई आर्थिक क्षेत्र में थी। चार्ल्स ने अपने
पूरे कार्यकाल में लगातार चार्ल्स ने युद्ध किए थे और उसके युद्धों के चलते खजाना खाली हो गया था। अब राज्य के बहुत से क्षेत्रों से इतनी ही आमदनी होती थी कि किसी तरह से प्रशासन का खर्चा चल जाए। कुछ तो इलाके तो आर्थिक दृष्टि से बोझ थे क्योंकि स्पेन एक पठारी और अनुपजाऊ प्रदेश था। अमेरिका से धन आता था, लेकिन जो कुछ सोना चांदी अमेरिका से चलता था उसमें से ज़्यादातर विदेशी पूंजीपतियों और समुद्री लुटेरों के खाते में चला जाता था। थोड़ा बहुत बचकर वो स्पेन तक पहुंचता था। बाहर से आया हुआ लूट का धन जो होता है, अगर किसी देश को प्रकृति में समृद्ध नहीं बनाया है या वहाँ के शासकों ने वहाँ एक सुदृढ़ उत्पादन तंत्र को जन्म नहीं दिया है, तो विदेशों से आया हुआ लूट का पैसा जो है वो सिर्फ विलासिता को बढ़ावा देता है। और यही चीज स्पेन का हुआ। स्पेन दुनिया का पहला उपनिवेशवाद की शक्ति था और पूरा दक्षिणी अमेरिका, एक महाद्वीप ही ब्राजील को अगर छोड़ दिया जाए तो वो उसका उपनिवेश था। यही कारण है कि पूरे दक्षिण अमेरिका में ब्राजील को छोड़कर ज़्यादातर देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज या शासन की भाषा जो है, कार्य करने की भाषा जो है, वो स्पेनी है। इसके बावजूद स्पेन में जब ये लूट का पैसा आता था या जो लोग स्पेन से जाके दक्षिण अमेरिका में स्पेन की तरफ से शासन तंत्र चलाते थे, वो लोग जब लौट के आते थे तो उन जो लूट का धन लेके आते थे उसको किसी उत्पादक कार्य में नहीं लगाते थे। उससे बड़े बड़े महलों का निर्माण होता था, सैकड़ों की संख्या में सेवक रखे जाते थे और एक विलासतापूर्ण जीवन जीने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता। यही कारण है कि इतने सारे लूट, एक महाद्वीप की लूट के बावजूद स्पेन आज यूरोप के गरीब देशों में शुमार होता है। और इससे क्या हुआ कि जब फिलिप स्पेन की गद्दी पर बैठा तो उसने एक रूपता लागू करके चाहा कि इन सब विभिन्नताओं को दरकिनार करे और सारे हमारे साम्राज्य उसमें एक रूपता रहे और विविधताओं को नजरअंदाज वो करता गया। विदेश संबंधों के मामले में अगर हम देखें तो हमने पहले बात की थी कि उसके जीवन की दो प्रायोरिटीज थी। एक तो स्पेन पहली प्रायोरिटी और दूसरी रोमन कैथोलिक धर्म। जिस समय वो गद्दी पर बैठा 16वीं शताब्दी में, उस समय तुर्कों का भूमध्य सागर पर लगातार प्रभाव बढ़ रहा था और यूरोप के एक बड़े हिस्से को आक्रांत कर रहे थे। पहले भी वो वियना तक पहुंच चुके थे और पूरी ताकत लगा के वियना को चार्ल्स के ज़माने में बचा लिया गया था। तो अब जब सिसिली के इटली के तमाम सारे नगर राज्यों में इनके आक्रमण के खतरे होने लगे, पोप के लिए भी अच्छा नहीं था, तो पूरे यूरोप में एक तरह की सहमति बनी कि सब लोग अपने संसाधनों को इकट्ठा करें और तुर्कों के विरुद्ध निर्णायक युद्ध किया गया। इसमें सबसे ज़्यादा संसाधन खर्च किए फिलिप ने, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च का वो बड़ा झंडा बरदार बनना चाहता था। एक बहुत ही योग्य आदमी को ईसाई सेनाओं की कमान सौंपी गई, संयुक्त ईसाई सेनाओं की कमान सौंपी गई। उसका नाम था डॉन जॉन। डॉन जॉन रिश्ते में फिलिप द्वितीय का सौतेला भाई था। इस पे हम कभी अलग से बात करेंगे, चूंकि चार्ल्स ने एक ही शादी की थी, तो फिर ये सौतेला भाई कहाँ से आया, चलिए फिर इस पे कल बात करेंगे। लेकिन डॉन जॉन बहुत ही सैनिक ढंग प्रतिभा उसकी अद्भुत थी और उसने ईसाई सेनाओं का नेतृत्व किया और लेपांटो की खाड़ी में उसने 1571 में निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें डॉन जॉन के नेतृत्व में तुर्क नौसेना को तहस नहस कर दिया गया और तुर्कों की सामुद्रिक शक्ति को नेस्त नाबूद
कर दिया गया और इस तरह से तुर्कों का जो दबाव यूरोप पर बन रहा था उसे काफी हद तक रोक दिया गया। इसमें सबसे ज्यादा संसाधन खर्च किया था, मैंने जैसा कहा कि फिलिप ने, लेकिन उस लिहाज से उसको इसका श्रेय नहीं मिला। प्रशंसा हुई डॉन जॉन की, उसका पात्र भी था, और पुरस्कृत भी बड़े पैमाने पर अगर किया गया तो डॉन जॉन को ही किया गया। फिलिप को के खाते में बहुत कुछ ठोस नहीं आया और धीरे धीरे इसका कोई स्थायी लाभ फिलिप को नहीं हुआ। कुछ ही वर्षों बाद फिलिप को एक निर्णायक सामुद्रिक पराजय का भी सामना करना पड़ेगा, जिससे वो स्पेन की शक्ति का पराभव हो जाएगा। विदेश मामलों में ही हम अगर बात करें तो फिलिप ने अब शादी की थी 1553 में एलिजाबेथ की बहन मारी से, और मैरी जो थी वो इंग्लैंड की राजकुमारी थी, इंग्लैंड की रानी थी। और 1553 में जब फिलिप से उसकी शादी हुई तो इंग्लैंड ही पूरा स्पेन का पिछलक्कू बन गया और लगभग 5 वर्षों तक ये स्थिति बनी रही, 1553 से लेके 1558 तक। 1558 में अप्रत्याशित रूप से असामयिक ढंग से मैरी की मृत्यु हो गई और इंग्लैंड का राज सिंहासन उसकी बहन एलिजाबेथ के खाते में चला गया। फिलिप ने एलिजाबेथ, जो रिश्ते में उसकी साली लगती थी, अभी यंग था फिलिप, तो उसने एलिजाबेथ से शादी का प्रस्ताव किया। एलिजाबेथ ने उसको स्पष्ट रूप से तो मना नहीं किया, लेकिन उसने कभी शादी की नहीं। और जाहिर तौर पे जो ये नकार का भाव था, ये उसके पुरुष ईगो को, मेल ईगो जो फिलिप का था, उसको उसने बहुत हर्ट किया और इसलिए वह स्पेन जो है इंग्लैंड का कट्टर शत्रु बन जाएगा और इंग्लैंड को एलिजाबेथ को औकात बताने के लिए स्पेन अपनी पूरी ताकत लगाकर एक समुद्री बेड़ा, जो यूरोपीय इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री बेड़ा था, जिसे उसने नाम दिया था इनविंसिबल आर्माडा, अजेय आर्माडा, तो उसका निर्माण करने में लग जाएगा और इंग्लैंड से उसके रिश्ते बहुत खराब होने लगेंगे। अंततः वो इंग्लैंड में उस अजेय आर्माडा से आक्रमण करेगा, लेकिन उसका अजेय आर्माडा पराजित हो जाता है। फिर इस पर कल बात करें। धन्यवाद। इस मामले में विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अगर उन्हें कुछ खास जानना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर मुझे करें, क्योंकि ये इतना विस्तारित टॉपिक्स हैं, तो आपकी जिनमें रुचि होगी मैं उन विषयों पर जरूर बात करूंगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।